का फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ टेट में जो 9 जनवरी का आपके लिए पेपर होगा उसमें हम हिंदी का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। और हिंदी के मैराथन क्लास का आज दूसरा वीडियो है जिसमें हमारा लक्ष्य है हिंदी वाले सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर पक्का करने का। जितने भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपनी फिजी टेट की तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सके। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सूर्य, चंद्र, शनि या फिर पृथ्वी। तो देखिए जो आपका पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी जो है घूमती है, घूमती। तो लास्ट में इसका क्या आ रहा है आपका ती यानी कि ई, तो ई क्या है आपका स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या पुल्लिंग कौन सा शब्द नहीं है? आपका पृथ्वी जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, निम्नलिखित में से चाय शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, चाय जो है बनाई जाती है और चाय जो है पी जाती है। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चाय शब्द क्या है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्यास शब्द है, प्यास जो शब्द है वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। क्या ये पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक है? देखिए प्यास लगती है, प्यास जो है आपको क्या लगती है भाई? प्यास लगती है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो प्यास शब्द का प्यास जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुर्वा शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? दुर्वा जो शब्द है वो कौन सा क्या है बताना है आपको। क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो देखिए दुर्वा जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम हिंदी में जैसा का वैसा बोलते हैं या फिर प्रयोग करते हैं, वो आपका तत्सम शब्द कहलाता है। निम्नलिखित में से पत्र शब्द कैसा है? पत्र शब्द जो है कौन सा शब्द है आपको बताना है। क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? ये बताना है आपको। पत्र जो शब्द है वो आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है? त्रा। ठीक है, त्रा जो है किसकी पहचान है? आपके तत्सम शब्द की पहचान है। निम्न में से लिहाज शब्द है, लिहाज जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? क्या देशज शब्द है, अरबी शब्द है, फारसी शब्द है या फिर तत्सम शब्द है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका लिहाज शब्द है वो जो है कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? ये जो है आपका अरबी शब्द हो जाएगा। अरबी शब्द कौन है आपका? लिहाज जो है आपका अरबी शब्द हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हफ्ता शब्द क्या है? हफ्ता जो शब्द है वो क्या है आपको बताना है। क्या तुर्की है, अरबी है, फारसी है या फिर देशज है? तो देखिए हफ्ता जो शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका? देशज शब्द हो जाएगा। कैसे? ला हफ्ता, इस हफ्ते में प्रॉफिट कितना हुआ, इस हफ्ते में नुकसान कितना हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हफ्ता जो है आपका देशज शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कमीज शब्द है, कमीज जो शब्द है वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। अरबी शब्द है क्या, पुर्तगाली शब्द है क्या, फारसी शब्द है क्या या फिर तुर्की शब्द है क्या? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कमीज शब्द है वो आपका पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द जो है, मतलब कमीज जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पुर्तगाली शब्दों को पहचान मतलब करने की, मतलब पुर्तगाली शब्दों कैसे पहचाने जा सकते हैं। घर में जितने भी वस्तु इस्तेमाल, मतलब ज़्यादातर जो वस्तु इस्तेमाल किए जाते हैं नाम, वो कौन से शब्द होते हैं? वे आपके पुर्तगाली शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पुर्तगाली शब्दों को जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें चुनना है। यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं। शब्द हो जाएगा आपका आकीर्ण। आकीर्ण, आकीर्ण शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। अर्पित होगा, आगत होगा,
उत्तीर्ण होगा या फिर विकीर्ण होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आकीर्ण शब्द है, आकीर्ण शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 को आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आकीर्ण कर लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10वां, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या, कटु या फिर मधुर होगा, शुक्ल होगा, कुरूप या फिर स्वरूप होगा, खुशी होगा या फिर दुखी होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने सुने होंगे नाम, तो हो जाएगा कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है। चंचल, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द दिया है आपको, चंचल शब्द दिया है। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा, छली होगा, चतुर होगा, स्थिर होगा या फिर जय होगा। तो चंचल, चंचल का क्या हो जाएगा, आपका विलोम शब्द हो जाएगा स्थिर। ठीक है, स्थिर जो है चंचल का विलोम शब्द हो जाएगा। परार्थ शब्द का विलोम शब्द चुनना है। परार्थ शब्द, परार्थ शब्द का विलोम शब्द बताइए। निवृत्ति होगा, प्राचीन होगा, स्वार्थ होगा या फिर अंतिम होगा। ठीक है, परार्थ जो है दूसरे के लिए हो, मतलब परार्थ जो है दूसरे की सेवा की भावना को हम क्या कहते हैं, परार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, स्वार्थ मतलब स्वार्थी, अपने लिए हो जाएगा आपका आंसर स्वार्थी। परार्थ मतलब दूसरे के लिए और स्वार्थ मतलब अपने के लिए। तो परार्थ शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो स्वार्थ हो जाएगा। बर्बर शब्द का विलोम शब्द चुनना है। बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सभ्य होगा, घटिया होगा, अभेद होगा या फिर मृदुल होगा। देखिए बर्बर शब्द है, इसे हम क्या कह सकते हैं, बर्बर यानी कि असभ्य। असभ्य का मतलब बर्बर यानी कि असभ्य। तो बर्बर शब्द का विलोम शब्द या फिर असभ्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपका सभ्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की। मोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अमर होगा, बंधन होगा, मंगल होगा या फिर यश होगा। तो देखिए दोस्तों, मोक्ष यानी कि मुक्ति पाना। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति पाना। मुक्ति पाना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बंधन यानी कि बांधना। उसे छुटकारा से क्या कर देना, मतलब मुक्ति मिल रहा है उसको, अब उसे बंधन में बांध देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष का विलोम शब्द आपका बंधन हो जाएगा। यथोचित शब्द में संधि कौन सा है, ये आपको बताना है। यथोचित शब्द में संधि का क्या नाम होगा, मतलब यथोचित जो शब्द है वो किस संधि का है। ठीक है, दीर्घ संधि का है, यड़ संधि का है, अयादि संधि का है या फिर गुण संधि का है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यथोचित, यथोचित किससे मिलकर बना है, यथा, ध्यान दीजिएगा, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित से मिलकर बना है। क्या बना है आपको, यथोचित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, आ है, और यहाँ पर शुरू में क्या है आपका ऊ है। ठीक है, जब दोनों का मेल होता है तो किसका निर्माण होता है, तो ओ का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंतिम में क्या है, आ है, इसके शुरू में क्या है आपका ऊ है। दोनों का जब मेल होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाता है, यथोचित। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, किस संधि में देखने को मिलता है, तो गुण संधि में देखने को मिलता है। तो यथोचित शब्द का संधि कौन सा होगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। 3 भेद, 4 भेद, 2 भेद या फिर 5 भेद। देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। समला घर जाती है वाक्य है, मतलब समला घर जाती, इस वाक्य, ये कौन सा वाक्य है आपको बताना है। क्या सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, अज्ञार्थक वाक्य है या फिर इच्छार्थक वाक्य है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए समला घर जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, मतलब एक ही उद्देश्य की बात हो रही है, मतलब उद्देश्य क्या है उनका, घर जाने का, और एक ही विधेय है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राम आया और भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य कौन सा वाक्य है, आपको बताना है। ठीक है, क्या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है,
सरल वाक्य है और जटिल वाक्य है, ये आपको बताना। आपके ऑप्शंस है, राम आया और भाई से मिला और तुरंत लौट गया। इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास एक शब्द अलग अलग, एक शब्द मतलब एक शब्द के साथ कई और जोड़कर यहाँ पास और शब्द बनाया गया है। राम आया और भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह कौन सा वाक्य है? आपको बताना है। क्या संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, या फिर विस्मयावाचक वाक्य है? ये आपके ऑप्शंस है। तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्या हो जाए? सफलता प्राप्त हो जाए। तो क्या हो जाएगा? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाए, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर संक्षिप्त वाक्य? ये आपके ऑप्शंस हैं। मैं खाना खा चुका तब वह आया, ठीक है। इसमें ये मैं खाना खा चुका, यह क्या है? आपका प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, प्रधान उपवाक्य है। लेकिन तब वह आया, यह क्या है? आपका सहायक वाक्य है। ये आपका प्रधान उपवाक्य है, ये आपका सहायक उपवाक्य है। किसमें होता है? ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत ऐसा होता है। तो आंसर क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुद्ध संधि विच्छेद शब्द क्या होगा? ये बताना है आपको। संधनमति, संधनमति, समधनमति, या फिर सुधनमति, ठीक है। तो सम्मति शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? समधनमति हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब समधनमति क्यों होगा? माँ का रूल होता है, ठीक है, माँ का नियम होता है। अगर एक माँ, ठीक है, माँ के बाद अगर माँ आएगा तो माँ जो है परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पास माँ के बाद, यहाँ पर देखिए माँ के बाद माँ आया है, माँ के बाद अगर माँ आएगा तो माँ जो है परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि उसी के साथ रहता है। तो क्या बन जाएगा? ये सम प्लस मति से मिलकर क्या बन जाएगा? ये सम्मति बन जाएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि सम्मति जो है कौन सा संधि है, ठीक है। प्रत्यु उपकार शब्द में कौन सा संधि होगा? ये आपको बताना है। यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, या फिर वृद्धि स्वर संधि होगा? ये आपको बताना है, ठीक है। प्रति उपकार, पहले इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए प्रत्युपकार, प्रति किससे मिलकर बना है? प्रति प्लस उपकार से मिलकर बना, उपकार से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द का अंतिम, अंतिम क्या है? ई है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बचा है? यहाँ पास प्र और आधा ता बचा है, ठीक है। ई और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ई और यू मिलकर या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब ई और ऊ मिलते हैं तो या बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊ है तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास तो क्या बचा है? प्र और आधा ता बचा है। उपकार, तो यहाँ पास ऊ को हमने निकाल दिया है। यहाँ पास क्या बचा है? ये दोनों मिलकर ई और ऊ मिलकर क्या बनाए हैं? यू बनाए हैं, ठीक है। जब ई और ऊ मिलते हैं तो यह बनता है, और यहाँ पास ऊ है तो यहाँ पास क्या हो? छोटा ऊ का मात्रा हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया आपका? उपकार, उपकार में पकार बचा है तो पकार को लिख दीजिए पकार। तो क्या हो जाएगी? इस प्रकार से प्रत्युपकार हो जाएगा। क्या बन गया? प्रत्युपकार। इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? ये यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द्वंद्व समास है, लंबोदर है, अंधकूप है, नर नारी है, या फिर शरणागत है? देखिए द्वंद्व समास को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह की सहायता से हम द्वंद्व समास को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि नर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर नारी हो गया। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा माता, माता का क्या हो जाता है? पिता, माता का पिता हो जाएगा। रात का हो जाएगा आपका दिन, रात का हो जाएगा दिन, ठीक है। आकाश का क्या हो जाएगा? पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा आपका आकाश, आकाश का हो जाएगा आपका पृथ्वी, ठीक है। आकाश का हो जाएगा पृथ्वी। ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या अपोजिट है। अपोजिट किस में आते हैं? तो आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ नर नारी के साथ चला जाएगा। महेश का सही संधि विच्छेद करना है।
महेश का आपको वही संधि विच्छेद करना है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महोधन ईस होगा, महाधन ईस होगा, महीधन ईस होगा, महीधन ईस होगा। ठीक है, तो देखिए महेश का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा आपका, महाधन ईस होगा। ठीक है, महाधन ईस, महाधन ईस आपका क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है इसमें कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द का अंतिम क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम क्या हो जाएगा, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम क्या हो जाएगा, ई। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आ और ई जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। ए का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, महेश। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, महेश बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाधनिश। महेश का संधि विच्छेद महाधनिश। और ये कौन सा संधि है, तो गुण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, इस संधि के अंतर्गत आएगा, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। मनाधर रथ, मनधन औरथ, मनोधर रथ या फिर मनधर रथ, ये है। ठीक है, तो देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या हो जाएगा, मनाधर रथ हो जाएगा। ठीक है, मनाधर रथ इसका मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा। और मनाधर यानी कि मनोरथ किस संधि के अंतर्गत आता है, ये आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आपका मनोरथ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम विद्यालय शब्द का क्या करें, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या, विद्याधन आलय क्या बन जाएगा, विद्याधन आलय से क्या बना है आपका, विद्यालय बना है। ठीक है, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा आपका, स्वर संधि हो जाएगा। विद्यालय का, विद्यालय जो कौन सा संधि है आपका, स्वर संधि है। महाधन उदय शब्द में कौन सा शब्द बनेगा, महाधन उदय से कौन सा शब्द बनेगा आपको बताना है। महोदय, महोदय, महोदय या फिर महोदय, ये। ठीक है, तो महाधन उदय से कौन सा शब्द बनेगा आपका, महोदय शब्द बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा ये देख लीजिए, महाधन उदय, ये देख लीजिए महाधन उदय ये हो जाएगा। तो इसमें का अंतिम क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतिम आ हो जाएगा। और यहाँ पास उ, जब आ और उ दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ये आपके ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से क्या बना है आपका, महोदय बना है। महाधन उदय किसका निर्माण करेंगे, महोदय का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या फिर यड़ स्वर संधि। ठीक है, तो बताना है जगन्नाथ जो है किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम जगन्नाथ का क्या करें, संधि विच्छेद करेंगे, जगत, संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ, क्या होगा, जगत प्लस नाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी विषम, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। जब व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन का मेल हो, जब व्यंजन और स्वर का मेल हो, जब स्वर व व्यंजन का मेल हो तो कौन सा संधि होगा, वो आपका विसर्ग अव्यंजन संधि हो गया। बराबर ध्यान दीजिएगा, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो तो कौन सा संधि होगा, वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जगन्नाथ जो है कौन सा संधि है, वे आपका व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या फिर कोष्टक। ये आपके ऑप्शंस हैं। किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए राम, राम है तो हम कोष्टक में क्या करेंगे, लिखते हैं रमेश का पुत्र, रमेश का पुत्र। ठीक है, राम जो है क्या है, रमेश का पुत्र है। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग किए, यहाँ पास कोष्टक का प्रयोग किए हैं। तो 29 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा रुकने के लिए मध्य में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। अल्प विराम का, विस्मय सूचक चिन्ह का, कोष्टक का या फिर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए
बहुत थोड़ा रुकने के लिए हम मध्य में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है। अल्प का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब हो जाएगा थोड़ा, और विराम, विराम का मतलब हो जाएगा रुकना। ठीक है, रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना का क्या हो जाएगा आपका, अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा रुकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्पष्ट करने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देश चिन्ह या फिर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, निर्देश आकार में बड़ा होता है। ठीक है, निर्देश चिन्ह आकार में बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो निर्देश चिन्ह होता है स्पष्ट करने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निर्देश चिन्ह जो है आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और जबकि आपका जो क्या होता है, योजक चिन्ह रहता है वो क्या छोटा रहता है, योजक चिन्ह क्या होता है आपका छोटा रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पष्ट करने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अल्प विराम से थोड़ा अधिक रोकने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। लाघव चिन्ह का, विवरण चिन्ह का, योजक चिन्ह का या फिर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस विराम का, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। क्या हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं या फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर लिखना है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए आपको लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लाघव चिन्ह को हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जो लाघव चिन्ह है उसे हम संक्षिप्त सूचक चिन्ह भी कहते हैं या इस नाम से भी जानते हैं। इस नाम से आगे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, लाघव चिन्ह को संक्षिप्त सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दो या अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अवयव कहते हैं या फिर छंद कहते हैं, ये आपको बताना है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए बने सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, आपका संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आपका संधि होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या फिर विच्छेद होता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है या फिर संक्षिप्त होता है, यानी मतलब शॉर्ट करना। जैसे कि आपको राजा का पुत्र, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, संक्षिप्त में हम राजपुत्र लिख सकते हैं, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। ठीक है, मतलब शब्दों क्या कर दिया जाता है, इसमें संक्षिप्त समास में क्या किया जाता है, शब्दों को संक्षिप्त में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, देवासुर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर आपका द्वंद्व समास। देखिए, देवासुर में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, देवासुर यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है, देव और असुर। देवासुर कहने का मतलब है देव भी है और असुर भी है, देव असुर ये एक दूसरे के विपरीत है, देव और असुर। तो कौन सा समास में देखने को मिलता है, आपके द्वंद्व समास में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह आता है। ठीक है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, देश प्रेम में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास होगा, ये आपको बताना है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है, देश के लिए प्रेम। जहां पर भी आपको अगर कारक चिन्ह देखने को मिल जाते हैं तो वो कौन से समास हो जाएंगे, आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। तत्पुरुष समास, देश के लिए प्रेम, तो देश प्रेम क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिशांतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। दिशांतर का सही संधि विच्छेद, दिश प्लस अंतर, दिश प्लस अंतर, दिशा प्लस अंतर या फिर दिशा प्लस अंतर। तो देखिए दिशांतर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दिशा प्लस अंतर, अंतर दिशा प्लस अंतर, ये क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सदैव सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में मतलब संधि कौन सा संधि है, ठीक है, क्या आपका व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए सदैव में प्रयुक्त होने वाला संधि कौन सा है, ये आपका विसर्ग संधि है। जब भी आपको डबल मात्रा देखने को मिले तो कौन सा संधि होता है, वो आपका विसर्ग संधि होता है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के विपरीत है और साथ ही साथ क्या यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सी के साथ चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप वीजी टेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।